ओके, अभी ये चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में थोड़ा बहुत लिंक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी आता है। तो इसके लिए या तो एग्जाम में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इंडिपेंडेंट सम आएगा, या तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का इंडिपेंडेंट सम आएगा, या तो एक कंबाइंड सम जिसपे गुडविल और शेयर दोनों है, वैसा भी एग्जाम में आता है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जब भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं। बहुत सारे मेथड्स है जो CFR और BVM में हम लोग ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के अंदर हम लोग तीन मेथड फॉलो करते हैं। मेथड नंबर 1 ये है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, IV, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको और भी बहुत सारे नाम है। सेकंड मेथड है यील्ड मेथड, और थर्ड है फेयर वैल्यू मेथड। ओके, ऐसे तीन मेथड्स है जो हम लोग को ये चैप्टर के अंदर कवर करना है। इसके अलावा तो इतने सारे अलग अलग मेथड्स है इक्विटी शेयर के वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो फॉर्मूलाज है, जहां पे भी अपन P0 लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो वो P0 जो जो फॉर्मूलाज में आता है, जैसे कांस्टेंट डिविडेंड रहेगा, या ग्रोथ डिविडेंड रहेगा, ठीक है, या तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड रहेगा, ये हर केस में हम लोग शेयर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेथड बहुत सारी है। ठीक है, इसके अलावा कैश फ्लो के बेसिस पे आता है, फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे आता है। ठीक है, लेकिन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम लोग ये तीन मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी वन बाय वन एक एक करके मेथड डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसको दूसरा भी बहुत सारा नाम है, जैसे नेट एसेट वैल्यू मेथड, और पेसिमिस्टिक वैल्यू मेथड, और लिक्विडेशन वैल्यू, और ब्रेकअप वैल्यू, और असेट बैक मेथड। ओके, और भी नाम है लेकिन मुझे जितने नाम याद है उतने मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और नेट एसेट वैल्यू मेथड, ये दो मोस्ट पॉपुलर नेम्स है इसके। मोस्टली इसे IV या तो NA वैल्यू करके अपन इसे बोलते हैं। अभी ये मेथड में एजम्पशन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो होगा ये कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, कंपनी बंद हो रहा है, तो हम लोग वन बाय वन असेट्स को सेल करेंगे। वो असेट में से जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको हम लोग पे करेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो कैश बचेगा, उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर को पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद जो कैश बचेगा, वो अपन इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हर इक्विटी शेयर को कितना कैश मिलेगा, दैट इज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, तो पहले असेट बेचा, असेट बेच के आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे किया, जिसपे लॉन्ग टर्म करंट सब लाइबिलिटीज को हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो अगर डिवेंचर है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह ड्यू है, ये सब कुछ पे करो, आउटसाइडर्स को पूरा अपना पैसा दे दो। वो देने के बाद अगर फंड्स बच गया, तो अपन ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले अपन प्रेफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उसका नाम ही प्रेफरेंस शेयर है। सोलो को प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर को उसका पूरा पैसा पे करेंगे, उसका कैपिटल प्रेफरेंस शेयर का। अगर डिविडेंड कुछ अनपेड है तो डिविडेंड वगैरह वो सब पे करो। वो पे करने के बाद अगर कुछ कैश बच गया, तो अपन इक्विटी वालों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हर एक इक्विटी वालों को कितना कैश मिलेगा, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। लॉजिक समझा सभी को? यस सर।
ओके चलो, बाकी लोग जाग रहे हो ना? यस सर। यस हाँ, सर। दोपहर का टाइम है, सर सो मत जाना। नहीं सर, बेसिकली अगर हम लोग, आप बोल रहे हैं ना इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग ये सब मेथड यूज करते हैं, हाँ हाँ, तो सिचुएशन सेम ही रहने वाला है क्या? लिक्विडेशन होगा तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके वैल्यू निकालेंगे शेयर का, या नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग? हर एक मेथड का एजम्पशन अलग अलग है। तो जैसे ये ओके। मेथड में कंपनी बंद हो रहा है, तो अगर कंपनी बंद हो रहा है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग द प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ओके। कंपनी बंद हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों चाहिए। जबकि कुछ और भी हाँ। मेथड है, जैसे यील्ड मेथड, तो यील्ड मेथड प्रॉफिट को इट्स अर्निंग। बेस बना के आंसर निकालता है। तो वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो करता है, ठीक है, कि ओके बिजनेस सर। गोइंग कंसर्न है और उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो बेस्ड ऑन प्रॉफिट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो हर एक मेथड का खुद का कुछ थिंकिंग है, ठीक है। तो हर एक मेथड में जो आंसर आएगा वो ड्रास्टिकली डिफरेंट आता है, ठीक है। और कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन द मेथड्स, हर मेथड अलग अलग वे से आंसर फाइंड करेगा। इसके लिए तो शेयर मार्केट जो अपन बोलते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है, तो रिस्क क्यों है, क्योंकि अगर सपोज कोई वैल्यूएशन का कोई एक मेथड वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहेगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है, तो अपन वो मेथड अप्लाई करके अपन शेयर का वैल्यू निकाल देंगे। एक बार अपने को शेयर का ट्रू वैल्यू पता चला, तो वो केस में अपन यहाँ पे इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका भाव ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। ओके। लेकिन शेयर मार्केट में जो शेयर का वैल्यूएशन है दैट टोटली फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, तो ये किसी के यस सर। फॉर्मूला के लिए वेट नहीं करता। तो अगर कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसने अगर कुछ प्रेडिक्शन दिया कि ये हम्म। मेथड से मैंने शेयर का वैल्यू ये निकाला है, दैट शुड बी द राइट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, इतना शेयर का भाव जाएगा, तुम लोग शेयर खरीदो। सो देयर इज नो गारंटी, ठीक है, कोई कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना है, लेकिन गारंटी कोई नहीं देगा। तो ये पूरा यस बोलते सर। हैं कि जैसे अपन बोलते हैं गैम्बलिंग, ठीक है, जुआ खेलना। तो उस पे कार्ड गेम्स का अगर जुआ खेल रहे हैं तो कौन सा पत्ता गिरेगा हम लोग को नहीं पता है। तो शेयर मार्केट भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन अपन कर सकते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि लोग कैसे बिहेव करेंगे। वो प्रेडिक्शन एक्चुअली शेयर का नहीं रहता है, वो लोगों का रहता है कि वो लोग वो केस पे शेयर बेचेंगे या खरीदेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर अपन भाव डिसाइड करते हैं। जैसे अभी बायबैक टीसीएस ने बायबैक डिक्लेयर किया, 4,500 का भाव में बायबैक होने वाला है, ठीक है। तो वो केस में अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर अभी उसका भाव 3,800 3,900 है, तो वो 4,200 4,300 तक इजीली जाएगा। तो अगर बायबैक के लिए अगर अपन शेयर ऑफर नहीं भी कर रहे, ठीक है, तो भी वो केस पे भाव बढ़ेगा शेयर का इन अ शॉर्ट टर्म जब तक बायबैक चल रहा है, वो कंफर्म्ड है। सो इन दैट केस वी कैन जनरेट द प्रॉफिट बेस्ड ऑन अवर पास्ट एक्सपीरियंस। ये अपना नॉलेज है जो अपने को काम आएगा। और जो लोग को नॉलेज नहीं है, जस्ट वो फ्रेंड्स के एडवाइस वगैरह लेके या फिर न्यूज चैनल में जो एडवाइस वगैरह करते हैं वो सब देख देख के वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ऐसा है, इंट्यूशन के ऊपर ही पूरा ये गेम है। तो यहाँ पे जो अपन मेथड सीख रहे हैं, लेकिन वो मेथड फुल प्रूफ है ये कोई नहीं बोल सकता। हर मेथड में कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। तो कंपनी जस्ट बंद हो रही है तब भी ये मेथड अप्लाई करो क्या, तो वैसा भी नहीं बोल सकते। तो इसके लिए ये मेथड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अपने को यूज करना है। तो बेसिकली जब भी बिजनेसेस का अमालगमेशन वगैरह होता है, तो जनरली अपन ये मेथड यूज करते हैं, क्योंकि एक कंपनी बंद हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो बंद हो रहा है तो बेस्ट वैल्यू कौन सा, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अपने को मेथड सिलेक्ट करना है, समझा? हाँ सर। ओके चलो, तो यहाँ पे एजम्पशन है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे अगर सम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर का कंबाइंड सम, 99% सम जो ये मेथड पे एग्जाम में आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये। तो जो भी सम्स यहाँ पे एग्जाम में आते हैं उसमें 99% सम्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो भी सॉल्यूशन का पार्ट रहता ही है। यानी कि पहले गुडविल का वैल्यू निकालो, बाद में शेयर का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अगर हमने गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी फॉलो किया है, फाइंड किया है, तो अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड वो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। तो मैं दो और अलग सिचुएशन बताता हूँ। अगर सब में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है
तो अपने पास एक वर्किंग ऑलरेडी अवेलेबल है जो है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, तो वही वर्किंग को आगे कंटिन्यू करके अपन शेयर का भी वैल्यू निकाल ले। दूसरा कि अगर सपोज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो केस पे फुल फ्लेज वर्किंग कैसे होगा। तो मैं पहले फुल फ्लेज वर्किंग बताता हूँ, बाद में अगर गुडविल रहेगा तो वो केस में क्या चेंज होगा वो मैं बता दूँ। तो केस 1, if valuation of goodwill is not there in this sum, अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं है तो अपने को सबसे पहले नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपने को फाइंड करना है। ये नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, but excluding miscellaneous expenditure. Okay, so fair value of all assets, यहाँ पे बिजनेस को बंदी करना है तो उस पे कौन सा ट्रेड है कौन सा नॉन ट्रेड है क्या करना है, हर असेट को बेच दो, पैसा रिलीज करो। तो हर असेट को इंक्लूड करना है, इवन वो असेट अगर नॉन ट्रेड रहेगा तो भी अपने को इंक्लूड करना है। बिजनेस को कंटिन्यू ही नहीं कर रहे तो ट्रेड नॉन ट्रेड का क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर असेट एक्सक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसको अपन सेल नहीं कर सकते, दैट इज जैसे कल के उस पे हुआ था अंडर राइटिंग कमीशन, तो उसको सेल नहीं कर सकते, दैट इज द एक्सपेंस इज येट टू बी रिटर्न ऑफ, उसको हमने राइट ऑफ नहीं किया, तो उसको छोड़ के बाकी का हर असेट अपने को यहाँ पे कवर करना है। इसमें से अपन माइनस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व्स। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व, ये सभी लाइबिलिटीज वन बाय वन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स जो यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए, इसके लिए मैं उसको सेपरेटली बता रहा हूँ, बाकी ये पर में एक्चुअली वो कवर हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग दिस 3 थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो प्रपोज डिविडेंड है वो भी कवर हो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैं जानबूझ के पे प्रपोज डिविडेंड अलग से बता रहा हूँ ताकि दोनों को रिविजन के टाइम पे याद है कि ये भी अपने को कंसिडर करना है। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी का प्लस प्रेफरेंस का दोनों, ठीक है, ये भी अपने को माइनस करना है। यानी कि जो भी अपने लाइबिलिटीज है, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी से लेकर जो भी लाइबिलिटीज है वो सब लाइबिलिटी को पे कर, तो ये हो गया ऑल लाइबिलिटीज। लेकिन इस पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व को माइनस नहीं किया है, बाकी का हर लाइबिलिटी माइनस होगा। तो ऑटोमेटिकली ये कैश मिलेगा बाय सेल ऑफ असेट, उस पे से आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करेंगे, प्रपोज डिविडेंड पे करेंगे, तो अपने को बाकी का कैश बच जाएगा जो अपने को ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कौन से ओनर को पहले पे करेंगे, तो पहले अपन पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये लोग को क्या क्या पे करना है, तो ये लोग को पे करना है वो लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर सबने बताया तो, इफ एनी, जनरली बताते नहीं है लेकिन अगर बताया तो वो लेना है। और डिविडेंड तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया, अगर डिविडेंड नहीं लिया रहता ना तो अपन यहाँ पे माइनस करते, ठीक है। तो ये अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये लोग को पे करने के बाद जो बच गया दैट इज एनए अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपने को मिल जाए, दिस इज एनए अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। अब
ये अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू ऑल द इक्विटी शेयर्स, सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये अपने को मिला 1,00,000 रुपीज, अगर 50,000 शेयर्स है, ठीक है, तो वो केस पे पर शेयर 2 रुपया अपने को मिलेगा, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू IV। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे सभी शेयर फुल्ली पेड नहीं है, ठीक है। सपोज दो अलग अलग टाइप के शेयर्स है, एक 10 रुपीज का शेयर है जो फुल्ली पेड है, और दूसरा एक 10 रुपीज का शेयर है जिसपे सपोज 7 रुपए का कॉल हो चुका है, 3 रुपए का कॉल बाकी है। या तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि एक शेयर इक्विटी शेयर उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है और दूसरा इक्विटी शेयर उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है। जैसे दो अलग अलग टाइप के शेयर कंपनी ने इशू किया था अलग अलग टाइम पे। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं कर सकते। तो हम लोग को ये केस में यहाँ पे कुछ और वर्किंग रिक्वायर्ड। वर्किंग क्या रिक्वायर्ड, सबसे पहले तुम लोग को इसे इमेजिन करने का, एक कंपनी शेयर के ऊपर कॉल कर रहा है, जैसे अगर 7 रुपया कॉल्ड अप है कैपिटल, 3 रुपए का कॉल करना बाकी है, तो कंपनी वो 3 रुपए का कॉल करेगा, उसका कैश कंपनी रिसीव करेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू का पैसा वो लोग को रिटर्न करेगा। तो एक तरफ 3 रुपया रिसीव करो और इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी है वो उसको पे करो। ये इतना सारा झमेला क्यों करे, तो अपन उसको नेट ऑफ करके एक अमाउंट फाइंड करने को ट्राई कर रहे। तो ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले अपने को नोशनल कॉल ऑन पार्टली कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, ये अपने को ऐड करना है। नोशनल कॉल यानी कि इमेजिनरी कॉल, रियल में कॉल करना नहीं है वो लोगों के पैसा दे दो, ठीक है, सिर्फ इमेजिन करना है कि इतना कैश अपन इक्विटी के लिए अवेलेबल है, 1,00,000 रुपया अवेलेबल है। अगर अपन जो शेयर फुल्ली पेड नहीं है उसके ऊपर कॉल किया तो इतना कैश और आएगा, तो अपने को मिलेगा टोटल NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये अपने को मिल जाएगा। अब एक बार कॉल हो गया तो सभी शेयर फुल्ली पेड हो गए, तो सभी में तो लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम वहां पे होगा कि अगर एक शेयर 10 रुपए के फेस वैल्यू वाला है और एक शेयर अगर 100 रुपए के फेस वैल्यू वाला है, तो वहां पे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर करके कंसेप्ट है जो अपन सम लेंगे तभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ वो फॉर्मेट में क्या क्या रखना है ये मैं बताते जा रहा हूँ। तो हम लोग को मिलेगा IV फॉर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। ओके, ये अपने को मिलता है। इसके आगे थोड़ा सा और वर्किंग बाकी है क्योंकि जो शेयर फुल्ली पेड नहीं है उसका वैल्यू कैसे निकाले, तो वो भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा। सो IV ऑफ पार्टली पेड शेयर वो आएगा IV कैलकुलेटेड इज अबव फॉर फुल्ली पेड शेयर माइनस कॉल अनपेड, ठीक है, जितना कॉल करना बाकी है तो इतना पैसा वो लोग कंपनी से रिसीव करेंगे, इतना वो लोग को कंपनी को पे करना है, तो जो नेट अमाउंट आएगा दैट विल बी द IV ऑफ पार्टली पेड शेयर, ठीक है। तो ये हुआ बैकग्राउंड रिगार्डिंग द वर्किंग इफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट देयर, ठीक है। अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब में इन्वॉल्व है तो वो केस पे वर्किंग कैसे होगा वो भी अपन कवर कर लेते हैं। सर यहाँ पे अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप रहा तो वहाँ उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं रहता? उस पे भी नोशनल कॉल होगा, ठीक है, तो उस पे भी नोशनल कॉल होगा और उसको भी अपने को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में अपन उन लोग का अमाउंट पे करेंगे। तो ये सर जो अपने नोशनल कॉल जब हम कॉल करेंगे प्रेफरेंस शेयर पे तो वो कहाँ पे इम्पैक्ट होगा? ये प्रेफरेंस शेयर के अंडर होगा कि नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर उसमें ना होल्डर के एक्चुअली बाद? इक्विटी वालों को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा अपन रिसीव करेगा
उतना पैसा अपने को रिटर्न भी करना है, यानी कि अगर 10 रुपए का शेयर रहेगा और रिडम्पशन हाँ तो पार पे सपोज, तो अपने को 10 रिटर्न करना है, ठीक हाँ है। अगर वो लोग का शेयर 7 रुपया कॉल्ड अप है, अपन पहले 3 रुपया रिसीव करेंगे और 10 रुपया वो लोग को पे करेंगे, तो एट द एंड अपने हाँ जेब से कितना गया, तो 7 ही गया। तो प्रेफरेंस हाँ शेयर सर का कॉल्ड अप अगर कम रहेगा ना, तो उससे इक्विटी वालों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा वैसे भी वो लोग को रिटर्न करना ही है, वो लोग पैसा देंगे तो भी वापस देने के। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो शेयर पैसा नहीं देते, कॉल से रिवर्स करते हैं, उसको अपन फॉरफिट करेंगे, तो प्रॉफिटेड कर उसका देते हैं। जो रिडम्पशन का अमाउंट है वो अपन पे नहीं करेंगे। ये Okay. प्रैक्टिकल एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, सब में ऐसा कभी नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा अपन सोचे प्रॉपरली, तो वो केस में वो शेयर को फॉरफिट किया ना, तो उतना कैश कंपनी का बचेगा, हाँ सर क्योंकि जो शेयर पे कॉल सीरीज रहेगा उसका रिडम्पशन नहीं होता, ठीक है। ओके सर हाँ सर ओके, सर हाँ क्वेश्चन है, हाँ बोलो। अनक्लेम डिविडेंड रहेगा तो सर? अनक्लेम डिविडेंड रहेगा तो वो केस में अगर कंपनी बंद हो रही है, तो वो लोग वो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड है ना, उस पे वो लोग वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे, कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, तो वो केस पे वो यहाँ पे पेमेंट में ऑटोमेटिकली अपने को लेना पड़ेगा अनक्लेम डिविडेंड को। तो ये जो लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, उसी में वो कंसिडर होगा, समझा? ओके ओके सर। ओके चलो, तो सेकंड केस, अगर हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी, ये एक ही सम में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दोनों अगर है, तो वो केस पे क्या होगा, तो हमने ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सा, क्लोजिंग, एवरेज नहीं, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल हमने फाइंड किया रहेगा, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या किया रहेगा, तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट एक्सक्लूडिंग बैलेंस शीट गुडविल, ठीक है, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक्सक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस शीट गुडविल तो सेल्फ जनरेटेड रहेगा, तो अपन लेते नहीं, ठीक है। तो अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसका वैल्यू कितना, तो वही तो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पार्ट में हमने कवर किया रहेगा कि अभी गुडविल का नया वैल्यू कितना गिने, ठीक है। तो अपन यहाँ पे असेट्स जो हमने लिया रहेगा, वो असेट में गुडविल लेना बाकी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना बाकी है, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लेना बाकी है। जैसे मैंने बताया कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रियल असेट नहीं है, तो वो यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने को बैलेंस शीट, सॉरी, गुडविल एज पर वैल्यूएशन, ये अपने को यहाँ पे ऐड करना है, और सेकंड थिंग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इस पे इंक्लूड नहीं है, वो अपने को ऐड करना। लिक्विडेशन का अप्रोच है तो बिजनेस से रिलेटेड एसेट है या नहीं वो मैटर नहीं करता है, वैसे भी सब एसेट बेचना ही है, तो उसके साथ नॉन ट्रेड को भी बेच दे, ठीक है। तो ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर वैल्यूएशन। लास्ट स्टेप जो हमने फॉलो किया रहेगा सुपर प्रॉफिट के बाद, वो रहेगा वैल्यू ऑफ गुडविल, वही गुडविल को यहाँ पे ऐड कर लो क्योंकि वो असेट्स के लिस्ट में इंक्लूड नहीं था। सेकंड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको ऐड कर लो, तो असेट साइड पूरा कवर हो गया। एक जो अपन कवर नहीं कर रहे वो है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट टू बी इंक्लूडेड, इग्नोर, ओके। तो वो अपने को इंक्लूड नहीं करना है, तो अपने को मिलेगा टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस पे क्या क्या हमने नहीं लिया है, ओके। हमने इसमें नहीं लिया है, फर्स्ट थिंग इक्विटी शेयर, सेकंड प्रेफरेंस शेयर, थर्ड रिजर्व्स, फोर्थ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ओके। सिर्फ ये आइटम्स बाकी रहा। फिफ्थ, प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि गुडविल के वैल्यूएशन के लिए अपन प्रपोज डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ये आइटम्स अभी बाकी रहा। ये दो भी इस पे था, लेकिन वो दो को मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये भी लिख के रखता हूँ लिस्ट में, गुडविल एज पर वैल्यूएशन, एंड सेवन, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट,
ये following items are not included in capital employed as per goodwill. ठीक है, तो इस पे से ये अपने को वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको कट कर दो. प्रेफरेंस शेयर भी नहीं चाहिए, प्रेफरेंस शेयर एक्चुअली चाहिए, रिजर्व नहीं चाहिए, मिससेलेनियस नहीं चाहिए, प्रपोज डिविडेंड चाहिए, गुडविल चाहिए और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो मैंने ये दोनों को ऐड कर लिया है. मिससेलेनियस तो वैसे भी लेना ही नहीं है, तो वो छोड़ दो. अब इस पे से माइनस करो लाइबिलिटीज नॉट कंसिडर्ड इन अबव कैपिटल एम्प्लॉयड. कौन कौन सा लाइबिलिटी को कंसिडर नहीं किया है? तो इक्विटी शेयर को कंसिडर नहीं किया है, वो अपने को यहाँ पे भी कंसिडर नहीं करना है. प्रेफरेंस शेयर को कंसिडर नहीं किया है, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा. प्रपोज डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं प्रपोज डिविडेंड पहले माइनस करता हूँ. इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का प्रपोज डिविडेंड माइनस होगा. उसके अलावा अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर सब में दिया रहेगा तो, इफ एनी. ठीक है, तो ये अपन माइनस कर देंगे, तो अपने को मिल जाएगा NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. अब इसके आगे का जो पार्ट है वो सेम रहेगा. पहले नोशनल कॉल ऐड करेंगे, ठीक है, तो टोटल NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा, उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, तो अपने को मिलेगा IV. तो वर्किंग सेम है एक्चुअली, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है यहाँ पे भी, लेकिन लिखने का टाइम थोड़ा कम हो जाए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड वापस नहीं लिखे, क्योंकि अगर 10-12 असेट्स अगर रहेगा बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी, तो तुम लोग ने ऑलरेडी एक बार गुडविल के लिए लिखा हुआ है, तो वापस क्यों लिखोगे? तो तुमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी फाइंड किया रहेगा गुडविल के लिए, वही कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करो. जो बाकी का पार्ट है जो वहां पे इंक्लूड नहीं हुआ था, उसको प्लस माइनस करो, तुम लोग को NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे आंसर अपने को निकाल लेना है. समझ में आया सभी को? एवरीवन? यस सर. ओके, बाकी लोग समझा कि नहीं? यस सर. आज मुझे तुम लोग पे पूरा डाउट है, तुम लोग सो ही जाओगे. बीच बीच पे उठाना पड़ेगा मुझे तुम लोग को. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. ये मेथड का ड्रॉबैक क्या है? Limitation of IV method. Best method when company is going for liquidation. Example, company going for amalgamation will use this method. Second मीन्स ये लिमिटेशन नहीं एक्चुअली, ये क्राइटेरिया है कि ये मेथड जनरली कहाँ पे यूज होता है. सिंस दिस मेथड does not consider profit of the company, this method is not suitable for going concern company. ठीक है, गोइंग कंसर्न जो कंपनीज है उसके लिए ये मेथड अच्छा. तो जनरली कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी बेचने वाले हैं, तो वो कैसे प्रॉफिट मैटर नहीं करता है, तो असेट के बेसिस पे वैल्यू निकालेंगे इसको. इसीलिए अपन इसका एक नाम असेट बैकअप वैल्यू करके भी यहाँ पे रखा है, असेट बैक्ड मेथड.
ठीक है, पेसिमिस्टिक क्यों है? क्योंकि अपन नेगेटिव सोच रहे हैं कि कंपनी बंद हो रहा है। एनए वैल्यू तो को वर्किंग से समझ में आया कि एनए अपने को फाइंड करना है, नेट एसेट। इंट्रिंसिक यानी कि लिक्विडेशन का फाइनल आउटकम क्या होगा, और लिक्विडेशन वैल्यू भी समझ में आता है। ब्रेकअप वैल्यू, असेट्स एंड लायबिलिटीज का ब्रेकअप पे से अपन ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अभी सेकंड मेथड पे जाते हैं, यील्ड वैल्यू मेथड। यील्ड वैल्यू मेथड, अभी यील्ड वैल्यू मेथड ये बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयर का वैल्यू निकालेगा। assumption company is going concern, therefore based on profits, based on profitability, shares are value. ओके, प्रॉफिट को यूज करके अपन शेयर का वैल्यू फाइंड करें। इसका लिमिटेशन ये है कि ये असेट्स के वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, ये असेट ही यूज करता है, प्रॉफिट यूज नहीं करता है। ये प्रॉफिट ही यूज करता है, असेट यूज नहीं करता है। ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये असेट्स का वैल्यू यूज नहीं करता, ये इसका लिमिटेशन में अपन कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ सब मेथड्स है यील्ड वैल्यू के। जैसे पहला मेथड्स इन यील्ड वैल्यूएशन, पहला मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड। जनरली ये मेथड यूज करना है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड आता है डिविडेंड यील्ड। ये जनरली फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपन ये मेथड यूज करते हैं। नंबर 3 आता है ईपीएस यील्ड। ये सेम एज प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट मेथड है वैसे ही है, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड में अपन टोटल प्रॉफिट को यूज करके आंसर निकालते हैं। यहाँ पे ये एक शेयर का जो प्रॉफिट है उसको यूज करके आंसर निकालते हैं। तो ये मेथड पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है, यहाँ पे पर शेयर का प्रॉफिट है, बस उतना ही डिफरेंस है। तो पहला मेथड लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड। प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड में अपन कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 वो आता है FMP फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। FMP फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का कंबाइंड सम है तो अपने को FMP मिल चुका रहेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने FMP निकाला रहेगा, वो FMP रहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, पहले अपन FMP बिफोर टैक्स निकालते हैं, टैक्स माइनस करते हैं तो FMP आफ्टर टैक्स आता है। तो ये FMP आफ्टर टैक्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, इसमें से अपने को पे करना है प्रपोज डिविडेंड या डायरेक्टली प्रेफरेंस डिविडेंड, ये अपने को पे करना है। इसके अलावा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी एंड कस्टमरी और
and other reserve based on past practice of the company. अगर कंपनी को स्टैट्यूटरी रिजर्व वगैरह कुछ कंपलसरी है, जैसे लॉ ने कुछ बोला है कि प्रॉफिट का इतना पार्ट ये रिजर्व में ट्रांसफर करो वगैरह, तो वो अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा. उसके अलावा अगर सपोज कंपनी सालों से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जैसे हमने वो एक सम सॉल्व किया था जहाँ पे 3 साल का बैलेंस शीट दिया था और प्रॉफिट में बहुत सारा एडजस्टमेंट था, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कुछ था, तो वो सब में हर साल 4-4 लाख रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा था, हर साल 4 लाख रुपया. तो अगर कंपनी सालों से ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है कि एवरी ईयर प्रॉफिट में से 4 लाख रुपया अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते ही है, ठीक है, तो उसको भी अपन यहाँ पे माइनस कर सकते हैं. ये सम इन्फॉर्म करेगा कि कंपनी सालों से ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है कि कभी कभी मन में आया तभी ट्रांसफर किया, कभी नहीं किया. अगर वो रेगुलर नहीं है तो फिर उसको माइनस नहीं करना है, एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी वो अपने लिए कंपलसरी है तो वो ट्रांसफर करना ही पड़ता है. लेकिन बाकी जो रिजर्व्स है वो अगर एवरी ईयर का प्रैक्टिस है तो टू ट्रांसफर सर्टेन प्रॉफिट टू अ पर्टिकुलर रिजर्व, तो अपने को वो भी माइनस करना है. लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर वो माइनस नहीं करना है, तो उसको सिंपल इग्नोर कर देना. तो ये सब इन्फॉर्म करेगा अपने को. तो अपने को मिलेगा एफएनपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. तो ये कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा. वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, जो रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर करेंगे, तो जो प्रॉफिट बच जाएगा वो इक्विटी के लिए अवेलेबल है. स्टेप नंबर 2, एक्चुअल यील्ड. ओके, एक्चुअल यील्ड के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100. ये जस्ट एज्यूमिंग कि एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 50,000 आया. सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल एज्यूमिंग कि लेट अस एज्यूम 2 लाख रुपया है, तो 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, यानी कि हम लोग इक्विटी शेयर पे कितना रिटर्न्स दे रहे हैं वो अपने को मिलेगा. यहाँ पे आएगा 25%. ठीक है, तो ये अपने को कंपेयर करना है विथ इक्विटी शेयर कैपिटल. यहाँ पे वर्ड ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इस पर रिजर्व वगैरह को ऐड नहीं करना है. तो एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये अमाउंट, दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर का कैपिटल कितना है, दोनों को ये परसेंटेज मिलेगा, दैट इज योर एक्चुअल यील्ड. यहाँ पे यील्ड इज नथिंग बट एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट एनआरआर फाइंड करेंगे, एक एक्सपेक्टेड एनआरआर जो बेस्ड ऑन मार्केट रिटर्न रहेगा, और एक एक्चुअल रिटर्न्स ऑफ द कंपनी, दैट इज एक्चुअल यील्ड. ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड यील्ड, दैट इज नथिंग बट एनआरआर. ठीक है, मार्केट में कितना रिटर्न्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. स्टेप नंबर 4, दैट इज वैल्यू per share, that will be equal to actual yield divided by expected yield into paid up value per share. पेड अप वैल्यू पर शेयर मैं एक इमेजिनरी नंबर्स के बेसिस पे ये स्टेप एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ. ये मेरा 25% आया. सपोज एनआरआर दिया है 10%, तो शेयर होल्डर मेरी कंपनी से 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मेरी कंपनी डिलीवर कर रही है 25% रिटर्न्स. तो अगर मेरी कंपनी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स दे रही है, तो मेरा शेयर का भाव ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? क्या बोलते हो? लोग 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरी कंपनी 25% रिटर्न्स दे रही है. ठीक है, तो मेरी कंपनी का शेयर का भाव ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? सर ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं तो जितना डिमांड लोग क्रिएट होगा. एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यस, जितना मैं मीन्स जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा मैं दे रहा हूँ, तो डिमांड बढ़ेगा.
ठीक है, लोग मेरी कंपनी का शेयर खरीदने को आएंगे, बोलेंगे कि ये कंपनी का शेयर अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है, तो उससे मेरा शेयर का भाव बढ़ना चाहिए, और वही रिफ्लेक्ट होगा ये फॉर्मूला। देखो, एक्चुअल यील्ड है 25, एक्सपेक्टेड है 10, परसेंटेज का साइन नहीं लिया तो भी चलेगा, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। सपोज पेड अप वैल्यू 10 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है, तो वो 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर, उसका अभी मार्केट प्राइस हो जाएगा 25 रुपया। तो भाव क्यों बढ़ा? क्योंकि मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, उससे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा हूं, तो जितना ज्यादा रिटर्न्स दूंगा उतना मेरा शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये दोनों का जो गैप है वो डिसाइड करेगा कि मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। ओके, तो ये बेस्ड ऑन प्रॉफिट हम लोग ये शेयर का वैल्यू निकालना सीखा, प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड करके इसे बोलते हैं। अभी सेकंड मेथड है, सभी मेथड में फाइनल जो फॉर्मूला है वैल्यू पर शेयर वो सेम ही है, ठीक है, सिर्फ ये ऊपर का जो स्टेप्स रहेगा वो डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा। तभी सेकंड मेथड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड में ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो कंपनी से लॉन्ग टर्म जुड़ने वाले नहीं है, तो आगे का प्रॉफिट क्या होगा, कंपनी कितना ग्रो करेगा, ये लोग को फर्क नहीं पड़ता। ये लोग डिविडेंड का टाइम आएगा तभी शेयर खरीदते हैं, डिविडेंड मिल जाने के बाद शेयर को बेच देते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। तो ये लोग जो शेयर का वैल्यूएशन करेंगे वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट नहीं, बेस्ड ऑन डिविडेंड करेंगे। अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ लेकिन कंपनी ने डिविडेंड ही पे नहीं किया, कोई फोर्स नहीं कर सकता कंपनी को कि प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देना ही है, ठीक है। तो अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ लेकिन कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वो कंपनी का शेयर नहीं खरीदेंगे इवन तो उसका प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि ये लोग को सिर्फ डिविडेंड के इनकम से मतलब। तो ये लोग सबसे पहला स्टेप नंबर 1 एक्चुअल यील्ड फाइंड करेंगे, जो रहेगा नथिंग बट एवरेज डिविडेंड। अब ये एवरेज या तो सिंपल एवरेज रहेगा और वेटेड एवरेज रहेगा, दैट टोटली डिपेंड्स के अगर डिविडेंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है तो वेटेड एवरेज लो, और अगर डिविडेंड कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, तो केस में सिंपल एवरेज। तो तुम लोग को डिविडेंड का रेट दिया रहेगा कि लास्ट 3 साल में, लास्ट 5 साल में कंपनी ने कितना कितना डिविडेंड पे किया, परसेंटेज तुम लोग को दिया रहेगा। अगर वो परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज ले लो, वो आ जाएगा तुम लोग का एक्चुअल यील्ड। और अगर डिविडेंड में कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, तो ऐसे केस में सिंपल एवरेज 5 साल का डिविडेंड दिया रहेगा तो 5 साल के डिविडेंड का टोटल डिवाइड बाय 5, दोनों का एवरेज मिल जाएगा, दैट इज योर एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो कोई भी एक मेथड यहाँ पे अपन यूज करेंगे, अदर सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, दैट इज योर एक्चुअल यील्ड। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड यील्ड, दैट इज नथिंग बट योर एनआरआर, ये अपने को सब में दिया हुआ रहेगा। स्टेप नंबर 3 वो सेम वैल्यू पर शेयर इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो इस पे पहला स्टेप इजी हो जाता है, सिर्फ डिविडेंड का एवरेज लेना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को वर्किंग करना पड़ता है, एफएमपी फॉर इक्विटी शोल्डर फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सब वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली डिविडेंड दिया रहेगा उसका एवरेज ले। ये हो गया सेकंड मेथड डिविडेंड यील्ड। अभी थर्ड मेथड ईपीएस यील्ड। अब जैसे मैंने बताया कि ईपीएस यील्ड और ये प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड दोनों एक ही है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट का अमाउंट लिया, यहाँ पे एक शेयर के प्रॉफिट का अमाउंट अपन लेंगे। तो पहला स्टेप नंबर 1 एक्चुअल ईपीएस, ओके। तो उसके लिए अपने को फाइंड करना है एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये अपना एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है,
डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये अगर सभी शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करें तो पर शेयर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज योर एक्चुअल ईपीएस। स्टेप नंबर 2, expected EPS, that will be given. Okay. Step number 3, value per share, वो फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्चुअल EPS डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड EPS इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है, इस पे तो लोग थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकते हो। अगर ये एक्चुअल ईपीएस हमने निकाला तो जैसे यहाँ पे हमने स्टेप फॉलो किया था कि पहले हमने एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर निकाला तो वहां से हमने एक्चुअल यील्ड निकाल लिया, तो वैसे भी दोनों कर सकते हो। तो अगर वैसे किया, जस्ट अ मिनट, तो अगर वैसे किया तो स्टेप नंबर 1 हो जाएगा एक्चुअल ईपीएस, स्टेप नंबर 2 एक्चुअल यील्ड। तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे तुम लोग ने एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल लिया। तो यहाँ पे तुम लोग टोटल प्रॉफिट की जगह पे पर शेयर का प्रॉफिट फाइंड किया, तो पर शेयर का इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू ले लो, तो ईपीएस डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ सिंगल इक्विटी शेयर इनटू 100, तो दोनों को परसेंटेज आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 वो सेम, एक्सपेक्टेड ईपीएस, सॉरी एक्सपेक्टेड यील्ड, ये भी परसेंटेज में दिया रहेगा एनआरआर। और लास्ट स्टेप वैल्यू पर शेयर, ये सेम, एक्चुअल डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर अगर ये परसेंटेज में नहीं चाहिए तो ये जो परसेंटेज है इसको तुम लोग रुपीज में कन्वर्ट करोगे, तो ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, और उसको कंपेयर करके वैल्यू, तुम लोग रुपीज को कंपेयर करो या परसेंटेज को कंपेयर करो, ये दोनों में जो आंसर मिलेगा, वैल्यू पर शेयर मिलेगा, वो सेम ही मिलेगा। समझ में आया क्या एवरीवन? हाँ सर। Yes. ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड मेथड, यील्ड मेथड। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या है कि ये असेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन कंपेयर नहीं करता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो अभी ये मेथड में प्रॉब्लम ये था कि इसने प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया, ये मेथड का प्रॉब्लम ये है कि इसने असेट्स को कंसिडर नहीं किया। अब अगर कोई कंपनी गोइंग कंसर्न भी है, प्रॉफिट मेकिंग भी है, तो उसको असेट एज वेल एज प्रॉफिट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्रॉफिट से बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए असेट चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए असेट चाहिए, और सिर्फ असेट रहने से भी बिजनेस को चलाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट ही जनरेट नहीं होगा तो ना बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिट एज वेल एज असेट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए थर्ड मेथड आता है जिसे बोलते हैं फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड ये सिंपल क्या बोलता है कि मैंने दो मेथड का आंसर फाइंड किया, एक इंट्रिंसिक वैल्यू का और एक यील्ड वैल्यू का। इंट्रिंसिक ने प्रॉफिट नहीं लिया, यील्ड ने असेट नहीं लिया, तो अगर मैं दोनों मेथड को कंबाइन कर दूं तो मेरा फेयर वैल्यू आ जाएगा। तो फेयर वैल्यू इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज वो आएगा फेयर वैल्यू। तो कोई समय दोनों को फेयर वैल्यू फाइंड करने को बोला तो समझ जाओ कि ये पूरा चैप्टर एक सिंगल सम में कवर हो रहा है, क्योंकि पहले दोनों को निकालना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए दोनों को लगेगा गुडविल, तो पहले दोनों गुडविल का आंसर निकालोगे, बाद में इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर निकालोगे, बाद में यील्ड वैल्यू का आंसर निकालोगे, और इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का एवरेज लोगे तो दोनों को मिलेगा फेयर वैल्यू। तो एक ही सम पूरा चैप्टर कवर करेगा। सम लेंदी हो जाएगा, लेकिन वैसे सम को लोग सिंपल रखते हैं क्योंकि सम ऑलरेडी लेंदी है, तो उसको डिफिकल्ट नहीं करते। तो एडजस्टमेंट्स कम रहेगा, एफएमपी का कैलकुलेशन इजी रहेगा, और सेट्स कम दिए रहेंगे, तो वैसे टाइप का वो लोग सम को ड्राफ्ट करते हैं कि तुम लोग कम स्टेप में, कम राइटिंग के उसमें पूरा सम कवर कर पाओ।
लेकिन ऐसे सम अभी भी एग्जाम में आए हैं, रिसेंट ईयर्स में भी आए कि जहाँ पे फेयर वैल्यू पूछा जिसपे सब कुछ आ गया, गुडविल, इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू एंड फेयर वैल्यू एक ही सम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ शेयर के डिफरेंट मेथड्स। अपना जो थियरी पार्ट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का वो यहाँ पे खत्म होता है। अभी अपन इसी के ऊपर सम सॉल्व करेंगे। पहले तो ना ये पार्ट जो है वो लिख लो। Question number 9. From the following data, compute net asset value of each category of equity share of Smith Limited. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के शेयर्स दिया है, एक ही कंपनी का है। बैलेंस शीट में ये अलग अलग 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप के शेयर्स है। रिटेन्ड अर्निंग है, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड है एंड अदर लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड अपने को दिया हुआ है और अपने को नेट एसेट वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू ये अपने को फाइंड करना है। अब इक्विटी शेयर का टाइप क्या क्या है, तो 10,000 ए इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, 100 फुल्ली पेड। बी इक्विटी शेयर 100 इज 80 पेड, 20 रुपए का कॉल बाकी है। सी इक्विटी शेयर 100 इज 50 पेड। डी इक्विटी शेयर 50 इज 40 पेड। ई इक्विटी शेयर 50 इज फुल्ली पेड। इतने डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स है। उसमें ये शेयर 100 वाले हैं, फेस वैल्यू 100, ये शेयर फेस वैल्यू 50 वाले हैं। इसमें से कुछ शेयर फुल्ली पेड है, कुछ पार्टली पेड। तो हम लोग को एनए वैल्यू निकालना है। ये टेबल को एक्सेल में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो पहले अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड करना रहता है। तो ये अपना पहला टारगेट रहता है। तो स्टेप नंबर 1, एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में मुझे बताओ, हम लोग बैलेंस शीट का हर एसेट लेते हैं क्या? फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट लेते हैं क्या? सो यहाँ पे सब लेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक्सेप्ट प्रीलिम एक्सपेंसेस। बराबर, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अपन सब असेट्स लेते हैं क्या? एक्सक्लूडिंग कौन सा असेट? Miscellaneous expenses. मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बराबर। लायबिलिटीज में कौन कौन सा लायबिलिटीज माइनस कर दो? एक्सक्लूडिंग Equity share, preference share and reserves. प्रेफरेंस शेयर माइनस होता है कि आगे चल के? एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करने के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर माइनस करते हैं क्या अपन? करते सर। करते हैं। अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो वो भी माइनस होगा। इवन प्रपोज डिविडेंड भी माइनस होगा। ठीक है, तो सिर्फ दो चीजें माइनस नहीं होता है, वो है इक्विटी शेयर एंड रिजर्व। बाकी का हर चीज माइनस होगा। ठीक है, तो अपने को मिलेगा एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर
अभी जस्ट एक बैलेंस शीट का न्यूमेरिकल अपन लेते हैं। सपोज ऑल असेट्स 100 है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इसी में इंक्लूड है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इंक्लूड यानी ये 100 अदर देन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है सपोज 10 रुपीज, टोटल असेट है 110, ठीक है। उसपे से इक्विटी शेयर, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर एंड अदर लाइबिलिटीज, बाकी का हर लाइबिलिटी। तो सपोज इक्विटी शेयर लेते हैं 50, रिजर्व लेते हैं 20, तो 70 हो गया, 40 का अदर लाइबिलिटी, टोटल हो गया 110, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो अगर मैं असेट साइड से एनए लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लूंगा ऑल असेट्स, ऑल असेट्स में आएगा 100 रुपीज, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं आता, माइनस ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर एंड रिजर्व। तो इक्विटी शेयर और रिजर्व को छोड़ा तो बाकी का हर लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को भी लायबिलिटी में ट्रीट कर रहा हूँ, 40 रुपए का लायबिलिटी है, तो मुझे एनए मिलेगा 60 रुपीज। यही अगर मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से फाइंड करने को ट्राई करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम लोग मुझे बताओ, क्या क्या लूं मैं? सिंपल लॉजिक ही अप्लाई करने का। तो यहाँ पे जो एक्सक्लूडिंग है उसको ऐड बैक कर देंगे, फॉर एग्जांपल इक्विटी, रिजर्व एंड मिसलेनियस। ओके, मिसलेनियस ऐड करेगा कि लेस करेगा? लेस होगा सर, वो तो एसेट है ना। लेस होगा। तो पहले मैं लूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50, मैं ऐड करूंगा रिजर्व, रिजर्व है 20, ठीक है। तो मुझे मिलेगा टोटल, उसपे से मैं माइनस करूंगा मिसलेनियस, मिसलेनियस है 10, तो मुझे मिल जाएगा एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 60, जो इसके साथ मैच होगा, ठीक है। यानी कि जो असेट साइड अप्रोच में हमने नहीं लिया वो सब कुछ अपने को लायबिलिटी साइड अप्रोच पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट को ध्यान में रख के मुझे बताओ, यहाँ पे ये लायबिलिटीज दिया हुआ है, मैं कौन कौन से लायबिलिटीज को ये लिस्ट में इंक्लूड करूं? एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लायबिलिटी साइड अप्रोच से मैं फाइंड करूं, तो कौन कौन से लायबिलिटीज को इंक्लूड करूं? So one is proposed equity dividend and other liabilities. ओके, इसको मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच के वर्किंग के लिए So liability upside नहीं सर, क्योंकि मेरे पास असेट्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया नहीं, तो मैं असेट साइड अप्रोच अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कंपलसरी लायबिलिटी साइड अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में मैं क्या क्या इंक्लूड करूं? शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। प्रपोज डिविडेंड इंक्लूड करूं? नहीं सर, नहीं, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड अपन ये वाले लिस्ट में माइनस करते हैं, तो जो यहाँ पे कंसिडर हो गया उसको लायबिलिटी साइड अप्रोच में कंसिडर नहीं करना है, तो प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा, ठीक है। एंड अदर लायबिलिटी भी यहाँ पे कंसिडर होता है, तो अदर लायबिलिटी भी नहीं है। समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी 1 by 1 हर एक लायबिलिटी जो अपने को इंक्लूड करना है लेते जाते हैं। तो ये सभी लायबिलिटीज आएगा, 10,000 ए इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, ओके। तो ये 10,000 ए इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच फुल्ली पेड वो लोग बोल रहे, तो 10,000 इंटू 100, दूसरा है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ अगेन 100 इच लेकिन 80 पेड ही, इंटू 80, उसके बाद में 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ अगेन 100 इच 50 पेड, इंटू 50। कंपनी को जितना पैसा मिला है मैं वही ले रहा हूँ, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अमाउंट रहेगा वो अमाउंट को ही मैं अभी ले रहा हूँ,
ठीक है, भले शेयर 100 का है लेकिन 100 रुपीज कलेक्ट नहीं हुआ है, तो जो अपन बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज में अमाउंट लिखे गए वो 10,000 इंटू 50 लिखे गए, वही सेम अमाउंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे 10,000 इंटू 40, 50 का शेयर है, 40 पेड है, और 10,000 शेयर ऑफ 50 इज फुल्ली पेड है, इंटू 50। ओके, तो ये हो गया सभी इक्विटी शेयर। उसके बाद में है रिजर्व रिटेन अर्निंग 9 लाख। प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा, अदर लाइबिलिटीज नहीं आएगा, तो मुझे मिलेगा एनए नेट एसेट्स, ये सबको ऐड करके इस पर बैलेंस शीट वैल्यू 41 लाख का नेट एसेट्स। अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रहता तो अपन वो माइनस करते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सब में वैसे दिया नहीं है, लेकिन अगर दिया रहेगा तो अपने को माइनस करना है। इफ गिवन, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो अपने को मिलेगा एनए नेट एसेट्स। अब ये जो शेयर्स है ये फुल्ली पेड नहीं है, तो अपने को एनए मिल गया। एनए मिल जाने के बाद अपन उसमें नोशनल कॉल ऐड करते, ये समय प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली अपन नोशनल कॉल ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा टोटल एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे ऐड नोशनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो पहला है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, तो इस पे तो कुछ कॉल वगैरह बाकी नहीं है, ये फुल्ली पेड। दूसरा है 10,000 बी इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 80 पेड, तो ये बी इक्विटी शेयर, इसके ऊपर 10,000 इंटू 20 रुपीज का कॉल होगा। सी इक्विटी शेयर 10,000 शेयर ऑफ 100 इज 50 पेड, इस पे 50 का कॉल होगा, 10,000 इंटू 50। उसके बाद में डी इक्विटी शेयर 10,000 शेयर ऑफ 50 इच 40 पेड, 10,000 शेयर 50 इच 40 पेड, यानी कि 10 रुपए का कॉल हो सकता है। और लास्ट वन ई इक्विटी शेयर 50 है फुल्ली पेड, तो उसके ऊपर कुछ कॉल वगैरह बाकी नहीं है। तो 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 10, ठीक है। ये 8 लाख रुपीज नोशनल कॉल अपन ऐड करेंगे, तो अपने को मिलेगा टोटल एनए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 8 लाख प्लस 41 लाख, 49 लाख टोटल आ रहा है। इसको अपने को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये अपने को वर्किंग करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है मैं थोड़ा समझाने को ट्राई करता हूँ। ये मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है, तुम लोग को क्लियर दिखाई नहीं देगा वीडियो में, लेकिन फिर भी ये 10 रुपए का नोट है, और ये एक नोट है 20 रुपए का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा कि एक नोट 10 रुपए का, एक नोट 20 रुपए का, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास 3 नोट है 10 रुपए का, वैल्यू तो सेम ही रहेगा। एवरीवन, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो 20 है उसको इक्विवेलेंट टू 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
यानी कि अगर 20 रुपया है तो 20 रुपए का एक शेयर इज इक्वल टू 10 रुपए का 2 शेयर। ठीक है, वैसे सेम वे मैं 10 को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये केस पे क्या होगा, मेरे पास एक 20 रुपए का नोट है तो मैं 20 रुपए को 20 रुपया ही रखता हूँ। मैं बोलता हूँ 10 रुपए का एक नोट यानी कि 20 रुपए का 0.5 नोट्स, 20 रुपए का 0.5 नोट्स। तो मेरे पास टोटल 1.5 20 रुपए का नोट्स। तो या तो 10 को 20 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो या तो 20 को 10 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो। सिंपल दोनों को एक ही पॉइंट माइंड में रखना है कि टोटल वैल्यू करेंसी का चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास 30 रुपया है तो मैं इक्विवेलेंट टू 20 रुपीज के हिसाब से भी फाइंड कर सकता हूँ और इक्विवेलेंट टू 10 के हिसाब से भी फाइंड कर सकता हूँ। दोनों केस में मेरा टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स अवेलेबल वो 30 रुपया ही रहना चाहिए। पॉइंट समझा सभी को? Yes, sir. सर ओके, तो अभी देखो मेरे पास कुछ शेयर्स है जो 100 रुपए के थे, कुछ शेयर है 50 रुपए के थे, उसपे कुछ फुल्ली पेड थे, कुछ पार्टली पेड थे। तो मैंने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मैंने नोस्टल कॉल ऐड किया। नोस्टल कॉल यानी कि मैं अगर कॉल कर रहा हूँ तो ये शेयर हो जाएगा फुल्ली पेड। तो जो पार्टली पेड का चक्कर था वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया बाय नोस्टल कॉल। अभी दूसरा जो प्रॉब्लम मेरे सामने है कि कुछ शेयर 100 रुपए के हैं, कुछ शेयर 50 रुपए के। तो ऐसे केस में मैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर फाइंड करूंगा। तो या तो सभी शेयर को 50 रुपए फेस वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा या तो सभी शेयर को 100 रुपीज फेस वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं दोनों वर्किंग बताता हूं। ठीक है, तुम लोग कोई भी एक वर्किंग एग्जाम में फॉलो करना है कि अगर 50 पे कन्वर्ट किया तो क्या होगा और 100 में कन्वर्ट किया तो क्या होगा। तभी फर्स्ट में इक्विवेलेंट फेस वैल्यू ऑफ ₹50 में कन्वर्ट करता हूं। अगर सभी शेयर 50 रुपए का रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू, पेड अप, इक्विवेलेंट फेस वैल्यू। ओके चलो वन बाय वन हर एक शेयर यहाँ पे लेते जाते हैं। सबसे पहले 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ 100 इच, वो लोग का फेस वैल्यू 100 है। बी इक्विटी शेयर उसका भी फेस वैल्यू 100 है। सी इक्विटी शेयर 100, डी इक्विटी शेयर 50, ई इक्विटी शेयर 50। मैं ये सभी को इक्विवेलेंट टू 50 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास 50 रुपए का एक नोट है और मैं उसको इक्विवेलेंट टू 50 में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो एक ही नोट रहेगा ना। मेरे पास 50 रुपए का एक नोट था, मैंने दुकान वाले को दिया 50 रुपया, उसको बोला 50 रुपया वापस दे, तो मुझे वही नोट वापस देगा ना, तो एक ही नोट आएगा ना वापस। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला ये 100 रुपया ले और मुझे 50-50 के नोट दे तो मुझे कितना नोट वापस देगा? दो नोट वापस देगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपए का एक नोट इज इक्विवेलेंट टू 50 रुपए के दो नोट। इतना समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सर तो यहाँ 100 रुपए के 10,000 शेयर है तो इक्विवेलेंट टू 50 रुपए के कितने शेयर? 20,000. 20,000। ठीक है, जो लोग को ओरली अभी भी कंफ्यूजिंग लगता है वो लोग को सिंपल क्या करने का, 10,000 शेयर्स है, हर एक शेयर 100 रुपए का है तो इंटू 100 यानी कि टोटल वैल्यू होगा 10 लाख।
अगर ये सभी 10 लाख रुपए के शेयर 50 रुपए के रहते हैं तो नंबर ऑफ शेयर कितने आते हैं? तो दोनों को मिलेगा 20,000। आ रहा है क्या समझ में रिवन? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेम वे ये भी 10,000 का ही है, 100 रुपए का ही है। इसको अपन 50 पे कन्वर्ट करें तो ये भी सेम 20,000 ही होगा। ये भी 10,000 शेयर है, 100 रुपए का है, 50 पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी होगा 20,000। अब ये 10,000 शेयर है, 50 के ही है और अपने को 50 में ही रखना है, तो इसको मैं डबल करूं क्या? जैसे नहीं। 10,000 को 20,000 किया वैसे ये 10,000 को 20,000 करना पड़ेगा? नहीं। नहीं सर। नहीं होगा, वो 50 रुपए का ही है तो उसको क्यों कन्वर्ट करना? ठीक है, तो ये 10,000 का 10,000 ही रहेगा, ये दोनों भी। तो मुझे मिलेगा टोटल जो आएगा 80,000। ये है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹50। 50 रुपए का फेस वैल्यू वाले 80,000 शेयर्स, रियल में 80,000 शेयर्स नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50, 50,000 शेयर्स है। कुछ 100 रुपए के हैं, कुछ 50 रुपए के हैं, तो वो सभी को मैंने 50 रुपए के फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो सभी शेयर का टोटल आ रहा है 80,000। ठीक है, तो ये 80,000 से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा IV फॉर फेस वैल्यू ऑफ ₹50 फुल्ली पेड। अगर शेयर फुल्ली पेड है और अगर शेयर 50 रुपए का है तो मुझे IV मिलेगा 49 lakhs डिवाइड बाय 80,000, 61 पॉइंट कुछ पॉइंट में रहेगा 61.25। ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है IV अगर शेयर 50 रुपए का रहेगा और फुल्ली पेड रहेगा तो, क्योंकि मैंने पहले नोशनल कॉल को ऐड किया तो सभी शेयर फुल्ली पेड हो गए। मैंने डिवाइड एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर से नहीं किया, मैंने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो मैंने इक्विवेलेंट 50 रुपए के शेयर में कन्वर्ट किया था। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है ये 50 रुपए के शेयर अगर वो फुल्ली पेड रह गए तो 61 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू वो लोग को मिलेगा। क्लियर है क्या सभी को यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक अपने को बाकी जो अलग अलग फेस वैल्यू और अलग अलग पेड अप वाले हैं उनका वैल्यू अपने को निकालना बाकी है। तभी वैल्यू पर शेयर देखो, सबसे पहले है 10,000 ए इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। 10,000 ए इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। ठीक है, अब मुझे IV फॉर फेस वैल्यू 50 फुल्ली पेड मुझे मिल चुका है, वो मुझे मिला 61.25। 61.25। ठीक है, तो ये जो शेयर है इसका फेस वैल्यू 100 है फुल्ली पेड। ठीक है, 100 फुल्ली पेड, तो इसका वैल्यू पर शेयर कितना? तो ये केस में अगर 61.25 50 का एक शेयर रहेगा तो 61 रुपीज कंपनी रिटर्न करेगा। इसका शेयर 100 रुपए का है तो इसको कितना रिटर्न करना चाहिए? सिर्फ 61.25 या 61.25 प्लस 61.25, दो बार? 61.25 to 2. बराबर 61.25 इंटू 2 क्यों? क्योंकि ये जो शेयर है ये 50 के हिसाब से 61 रुपीज, इसका शेयर तो 100 रुपए का है तो इसको डबल मिलना चाहिए ना, 50 पहले 50 के लिए और दूसरे 50 के लिए। समझ रहा है क्या सभी को एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 61.25 इंटू 2, इसको दूसरे वे से लिखना है तो 61.25 इंटू 100 डिवाइड बाय 50।
50 के लिए 61.25, तो 100 के लिए कितना, तो 61.25 इंटू 100 डिवाइड बाय 50, तो 122.5 उसको मिलेगा। ठीक है, वैसे ही सेम वे दूसरा शेयर, अभी बी इक्विटी शेयर है, ये बाद में बताता हूँ। सी इक्विटी शेयर है, ये भी बाद में बताता हूँ। डी इक्विटी शेयर है, ये भी बाद में बताता हूँ। और ई इक्विटी शेयर है। अब ई इक्विटी शेयर देखो, 50 का है फुल्ली पेड। अगर 50 का शेयर फुल्ली पेड रहेगा तो 61.25, तो ये 50 का फुल्ली पेड ही है क्या? हाँ ई सर, फुल्ली इक्विटी पेड है। शेयर 50 का फुल्ली पेड है क्या? यस, फुल्ली पेड है, तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, 61.25 ही आएगा। ठीक है, अब डी इक्विटी शेयर देखो, 50 का शेयर है लेकिन 40 पेड, 61.25 50 का शेयर फुल्ली पेड रहेगा तो मिलेगा। अगर 40 पेड रहेगा तो कितना मिलेगा? तो 61.25 उसमें से 10 रुपया कॉल का माइनस कर लो, 51.25 उसको मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको दूसरे वे से बताने को ट्राई करता हूँ। हमने यहाँ पे नोशनल कॉल ऐड किया, ठीक है, तो डी वाले को 10 रुपया पे करना था डी इक्विटी शेयर को। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो कि कंपनी का बिल्डिंग है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक ऐसा ऑफिस टाइप है, वहां पे एक विंडो है, काउंटर है, लोग वहां पे लाइन में खड़े रह गए, डी वाले, वो लोग 10 रुपया कंपनी को देंगे कॉल मनी। जस्ट इमेजिन करे कि अपन वहां पे शेयर होल्डर को बोले कि लाइन में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारा 10 रुपया कॉल मनी बाकी है वो हम लोग को पे कर। तो किसी के पास 100 शेयर रहेगा तो 100 शेयर पे 10 रुपया कंपनी को देगा, किसी के पास 20 शेयर रहेगा तो 20 शेयर पे 10 रुपया कंपनी को देगा। तो ऐसे करते करते ये सभी 10,000 शेयर्स का 10 रुपया अपने को कलेक्ट। ये कलेक्ट हो जाने के बाद कंपनी तो बंद हो रहा है, तो हमारे पास जो कैश बच गया वो टोटल 49 लाख बच गया। तो हमने फाइंड किया कि अपने को पर शेयर कितना रिटर्न करना है शेयर होल्डर्स को, तो वो अपने को मिला 61.25, इंक्लूडिंग ये जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो भी अपन यहाँ पे रिटर्न कर 49 लाख, यानी कि इंक्लूडिंग 8 लाख कॉल मनी का पैसा इसमें इंक्लूड है। तो अपन वापस वो लोग को बोल रहे हैं कि भाई लाइन में वापस खड़े हो जाओ और तुम लोग का शेयर 50 का रहेगा तो हम लोग आपको 61.25 रिटर्न करेंगे। अब अगर लाइन में कोई फुल्ली पेड वाला खड़ा है, 50 का शेयर फुल्ली पेड, तो उसको 61.25 मिलेगा, वो घर पे चला जाए। ठीक है, अगर 50 का शेयर 40 पेड वाला है तो उसके केस पे क्या हो रहा है कि पहली बार उसे 10 रुपया कंपनी को दिया और 61.25 कंपनी से लिया, उससे अच्छा लेना देना करने से अच्छा है कि डायरेक्टली 61.25 में से 10 माइनस करके उसको बाकी का पैसा दे दो। 2 बार लाइन में क्यों खड़े रख रहे हो? पॉइंट आ रहा है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 61.25 उसको देना चाहते हैं। अगर उसका शेयर फुली पेड रहेगा तो उसके पास अपने को 10 रुपया रिसीव करना है, लेना है, तो 61.25 में से 10 माइनस कर दो, जितना मेरे को कलेक्ट करना हो माइनस कर दो, बाकी का पैसा उसको दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू होगा 51.25, दैट इज 61.25 माइनस 10 रुपीज का कॉल। ठीक है, अब यही थिंकिंग फॉलो करते हुए अपन बाकी सबका भी आंसर निकालते। अब देखो, बी इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, 80 पेड है, अभी 80 पेड को माइंड से निकाल दो। अगर वो फुल्ली पेड रहता तो उसको कितना कैश मिलता? 122.5। 122.5। हाँ। ठीक है, तो 61.25 इंटू 100 डिवाइड बाय 50, यानी कि 122.5 अपन उसको पे कर, और उसके पास से लेना कितना है? 100 रुपए 20 के रुपया। एक शेयर के लिए लेना कितना है? 20 रुपया। तो हम्म। 100 रुपए के एक शेयर के लिए अपने को देना है
122, उससे लेना है 20, तो उसका 20 माइनस कर दो, जो बाकी का अमाउंट है वो उससे रिसीव कर लो। 122.5 माइनस 20 रुपया, 102.5 हम लोग उसको दे देंगे, यानी कि किस्सा खत्म हो गया, जो लेना था देना था सब खत्म हो गया। समझा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सेम वे अभी इसका तुम लोग कैलकुलेशन बताओ। 100 का है 50 पेड़, बोलो क्या करो कैलकुलेशन? पहले इसको खाली 61.25, 61.25 जाएगा, बाकी कुछ जाएगा नहीं। ओके नहीं 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 नहीं। इसका फेस वैल्यू 50 नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 61.25 50 के हिसाब से 61.25 था तो वो दे दो, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, तो अगर इसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, 72.5 बराबर, 72.5. पहले 61.25 100 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो तो 122.5, और उसपे से उसका जितना कॉल का पैसा बाकी है 50 रुपया वो माइनस कर दो, तो 122.5 माइनस 50, 72.5 अपन उसको पे करेंगे। अभी देखो मैं दोनों को क्रॉस चेक करवाता हूँ कि अपना ये आंसर राइट या रॉन्ग है, वो भी अपन ढूंढ सकते हैं। कैलसी पे वर्किंग स्टार्ट करो, मैं दोनों को बोलता वैसे वर्किंग करो। 122.5 सभी शेयर 10,000 ही है, ठीक है, तो शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं, वरना मैं लॉन्ग कट ही कर रहा था, जाने दो। 10,000 इंटू 122.5 एम प्लस में डाल दो, प्लस 10,000 इंटू 102.5 एम प्लस में डाल दो, प्लस 10,000 इंटू 72.5 एम प्लस में डाल दो, प्लस 10,000 इंटू 51.25, प्लस 10,000 इंटू 61.25, कितना आता है मुझे बताओ? $41 lakh. 41 lakhs। अपने पास कैश कितना था? 41 lakhs। ये तो नोस्टल था ना, इमेजनरी, ये रियल में थोड़ी रिसीव हुआ था। रियल में कैश कितना? तो 41 lakhs ये 41 लाख अपन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये लोग को। समझा क्या एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो ये वैसे दोनों को आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि दोनों का आंसर राइट है या नहीं, ठीक है। अब ओके, अभी मैं दूसरा भी दोनों को बता के रखता हूँ कि अगर अपन इक्विवेलेंट टू 100 में कन्वर्ट करते तो आंसर में क्या चेंज होगा। अगर मैं इक्विवेलेंट टू 100 में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं 50 रुपए के शेयर को 100 में कन्वर्ट करूंगा। 100 रुपए का शेयर है उसको 100 में ही रखूंगा, 50 रुपए के शेयर को 100 में कन्वर्ट करूंगा। तो ये 10,000 शेयर 100 इंच का है, तो इसको मैं अगर इक्विवेलेंट टू 100 में कन्वर्ट करता हूँ तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा बताओ? 100 का है, मैं 100 में ही रखता हूँ, तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 40,000, 10,000 ही रहेगा, सेम, ठीक है। ये भी 10,000, ये भी 10,000, ठीक है। अब ये शेयर 50 का है,
और इसे मैं 100 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ शेयर हाफ हो जाएगा कि डबल हो जाएगा? हाफ हो हाँ, जाएगा। होगा सर। हाफ हाफ हो होगा। जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों को नहीं क्लिक हो रहा है तो वो केस पे 10,000 इंटू 50 वो लोग का वैल्यू है, यानी कि टोटल वैल्यू है 5 लाख। अगर हर एक शेयर 100 रुपए का रहेगा तो नंबर ऑफ शेयर दोनों को मिलेगा 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, यानी कि 5,000 शेयर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेम वे ये भी 10,000 शेयर 50 का है, ठीक है। अगर इसे 100 में कन्वर्ट किया तो ये भी हाफ हो जाएगा, 5,000, ठीक है। टोटल 40,000 शेयर अभी हो गए। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर अगर 40,000 है तो अपना आईवी चेंज हो जाएगा। ये सेम अमाउंट मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अगर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर 40,000 है तो मेरा आईवी मिलेगा 122.5 आएगा, 122.5, ठीक है। अब मैं हर एक का वैल्यू यहाँ पे निकालते जाऊंगा। अगर फेस वैल्यू 100 फुल्ली पेड रहेगा तो 122.5 आ रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू अगर 100 और वो शेयर फुल्ली पेड है तो 122 आ रहा है। तो पहला वाला शेयर 100 का है, फुल्ली पेड ही है, तो उसको 122 मिलेगा, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा शेयर 100 का है लेकिन 80 पेड है, तो अगर फुल्ली पेड रहेगा तो 122.5 मिलने वाला है। उसके पास से 20 रुपया लेना है कॉल का तो वो ले लो, 122.5 माइनस 20, उसको 102.5 अपन दे देगा। तीसरा शेयर भी 100 रुपए का है लेकिन 50 पेड, तो हम लोग को पे करना है 122.5, उससे रिसीव करना है 50, तो 122.5 माइनस 50 यानी कि 72.5, ये अपना तीसरा टाइप का शेयर का वैल्यू मिल गया। अब ई वाले का पहले आंसर निकालते हैं। ई वाला 50 का है, फुल्ली पेड है, तो अगर फेस वैल्यू 122.5 रहेगा फेस वैल्यू 100 के लिए 122.5, तो फेस वैल्यू 50 के लिए कितना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 122.5 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, यानी कि हाफ हो जाएगा, 61.25। 61.25 बराबर। और यहाँ पे 50 का है 40 पेड, ठीक है, तो 61.25 और उसमें से 10 रुपीज का उसका रिसीव करना बाकी है कॉल का, वो माइनस कर दो, तो 51.25 वो आएगा उसका वैल्यू। यही सेम आंसर दोनों का यहाँ पे मिला है। फाइनल आंसर वही रहेगा, सिर्फ वर्किंग डिफरेंट वे से होगा। या तो 50 को 100 में कन्वर्ट करो या तो 100 को 50 में कन्वर्ट करो। यहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट ये था कि 50 को 100 में कन्वर्ट करो। रीजन ये है कि ये 3 है 100 वाले, 50 वाले 2 ही है, तो काम थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे अपने को वर्किंग थोड़ा, ये 3 लोगों का वर्किंग करना पड़ा हर जगह पे, ठीक है। तो जो भी सब में कन्वीनियंट लगेगा, या तो हायर से लोअर पे आओ या तो लोअर से हायर पे जाओ। हायर से लोअर पे आओगे तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा, और लोअर से हायर फेस वैल्यू पे जाओगे, 50 से 100 पे जाओगे तो नंबर ऑफ शेयर कम होता है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया। यस सर। यस सर। ओके सर। चलो अभी ये तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करो।